अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम जिस खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर वो खबर आपसे रिलेटेड है और आपको भी ऐसी कोई बात सुनने को मिलती है अपनी बीवी के साथ जाते हुए या फिर कोई तस्वीर लगाते हुए या किसी शादी पर, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप किस तरह से हैंडल करते हैं। और ये तो अक्सर होता है कि मर्द जो होते हैं वो अपनी बीवियों से बड़े होते हैं और फिर उनको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती रहती हैं, या अगर बीवी ज़्यादा प्यारी हो और शोहर माड़ा हो तब भी सुनने को मिलता है, और अगर शोहर ज़्यादा खूबसूरत हो और बीवी माड़ी हो तब भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती रहती हैं, और अगर एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता रहता है। खैर, यासिर हुसैन ने अपनी बीवी इकरा अजीज़, जो कि बहुत ही मंजी हुई अदाकारा है, उनके साथ एक तस्वीर लगाते हैं बड़े रोमांटिक अंदाज में, और ये सोच कर लगाते हैं कि लोग सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे कि आप बात है भाई यासिर भाई, आप दोनों की जोड़ी मज़ेदार लग रही है, ज़बरदस्त लग रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आपकी जोड़ी सलामत रहे। और इस तरह के डायलॉग्स हमें सुनने को मिलेंगे या लिखे हुए मिलेंगे। लेकिन एक शख्स ने, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन एक शख्स ने लिखा जिस पर यासिर हुसैन अपने गुस्से पर काबू ना रख सके और फिर आउट ऑफ लिमिट हो गए, क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गए भाई। ऐश चीमा साहब लिखते हैं कि पापा बेटी, जब इन्होंने ये लिखा और फिर यासिर हुसैन ने पढ़ लिया, जिन्हें शोबिस की फुप्पो भी कहा जाता है, भाई बहुत हाजिर दिमाग है, बहुत तेज हैं, और आपको पता है थिएटर किया हुआ है, तो फिर आपको पता है कि वो कैसा जवाब देंगे। आप जरा सुने और फैसला आपने करना है कि यासिर ने जवाब सही दिया या फिर उनको सब्र कर लेना चाहिए था। यासिर ने लिखा जी कि ना मैं तुम्हारा पापा हूं और ना वो तुम्हारी बेटी है, प्लीज अपने फैक्ट्स क्लियर करो और अम्मी से तफसील से पूछो पापा कौन है और कहाँ है। भाई ये जवाब बहुत तल्ख है। लिखने वाले ने भी जाहिर है जब सोचे समझे बगैर लिखा, फिर यासिर ने जाहिर है गुस्से में आकर लिखा। एक जाहिर है हर बंदे को अगर पता है कि इकरा अजीज यासिर हुसैन की बीवी हैं, सॉरी मैं निकलने लगा था मुझसे, अगर सबको पता है कि उनकी बीवी हैं, फिर ये बात क्यों लिखी। और आपको पता है कि शादी ब्याह पे जब भी कोई इस तरह का जोड़ा चाहता है जहाँ पर ये देखा जाता है कि यार शोहर ज़्यादा बड़ा है, बीवी छोटी है, तो इस तरह की बातें बहुत सारे लोग बोलते हैं। हमारी एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है यासरा रिजवी, उन्होंने भी अपनी उम्र से छोटे लड़के के साथ शादी की थी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रोल किया था। अब शादी करने वाले दोनों राजी हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन जाहिर है फ़र्क तो था। उनको भी हर जगह पर जहाँ भी वो अपने मियाँ के साथ कोई तस्वीर लगाती या फिर किसी इवेंट पे जाती, शादी पर जाती, उनको ये बातें सुनने को मिलती रहती थी। काफ़ी अरसे से वो टीवी पर नज़र नहीं आ रही, शायरी तो वो करती रहती थी, अब ये नहीं पता कहाँ गायब है। अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती के साथ रखे। वैसे बड़ी कमाल एक्ट्रेस हैं, बड़ी मेहनत की उन्होंने ज़िंदगी में। जब शादी का वक्त आया तो फिर लोगों ने उनको इस तरह की बातें सुनाई। आपकी भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। अभी बल्कि आरफा सदीकी हमारी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी थी, बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। उन्होंने अपने कैरियर के पीक पर अपनी उम्र से बड़े शख्स से शादी की और उसी से वफा की। फिर कई साल तक वो मोहब्बत और शादी चलती रही और फिर उनकी डेथ हो गई। जब उनके शौहर की डेथ होगी तो उन्होंने उनके भतीजे या फिर शागिर्द से शादी कर ली। वो उम्र में बहुत छोटे हैं उनसे, लेकिन उन पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती रहती है, बातें होती रहती हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर मियाँ बड़ा है, अगर वो पैसे वाला है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो फिर तो लोग वाह वाह करते रहते हैं। मैंने बहुत सारी शादियों पे देखा भाई, एक बंदी आ रही है भाई, बिल्कुल कम उम्र है, बहुत मासूम छोटी सी लगती है, और उनका उधर से मियाँ आ रहा है भाई, ना वो खूबसूरत है, ना पर्सनैलिटी है, ना कुछ है, बस प्राडो, लेक्सिस और मर्सिडीज एक कैनवाए आकर रुकता है भाई पूरे प्रोटोकॉल के साथ। वाह वाह वाह, क्या तुम्हारे नसीब है भाई। उधर वो बंदा जो पूरे इलाके का सबसे खूबसूरत और पर्सनालिटी वाला बंदा हो, लेकिन बंदे के पास है भाई एक मोटरसाइकिल फटफटा, उसको देख कर लोग कहेंगे कि यार लड़का तो खूबसूरत था, लेकिन अब देख बेचारी के नसीब कहाँ जाके जुड़े हैं। बंदे की तरफ नज़र नहीं जाएगी, बंदे के कपड़ों पर, बंदे के राडों पर, बंदे के गाड़ियों पर, बंदे के बिजनेस पर, इसको देखा जाएगा। भले वो लड़की है, खुश तो वो होगी, ज़ाहिर खुशी से शादी की है ना। अब आती है तो 5-5 गाड़ियों में अगर आ रही होगी तो फिर पूरे ख़ानदान वाले वाह वाह तो करेंगे। वो स्कूटी वाला दुखी होगा जो सारा टाइम अपना जिम में लगा रहा होता है। बॉडी देखी है मेरी भाई, बॉडी से क्या होगा, पैसा चाहिए। बार हम बात कर रहे थे यासिर हुसैन की, तो यासिर हुसैन ने उस शख्स को, या लड़की है या लड़का, उसको जवाब दिया कि भाई मैं ना आपका पापा हूँ और ना ही आपकी बेटी है, अपनी वालदा से पता करो पापा हैं कहाँ और कौन है।
यार जवाब बड़ा तल्ख है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? जो मैंने आपको तफसील से सारी बात बताई है, इस बारे में आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी हीरा के मानी के बारे में। पहले वो कहती थी ना कि खैर पहले तारुफ ये होता था कि मानी है और इनकी वाइफ ये हीरा है। अब ये तारुफ होता है हीरा की मानी और मानी की हीरा। समझ रहे हैं ना आप? भाई दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, और अच्छी बात है। मज़े की बात यह है कि हीरा मानी बहुत इन है, बहुत काम कर रही हैं, बहुत कामयाब है। मानी एक दौर में बहुत ज़्यादा कामयाब थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे। उस वक्त हीरा के साथ उनकी मोहब्बत हुई, शादी हो गई, लेकिन उसके बाद जब हीरा इस फील्ड में आई और हमेशा कामयाब रही, जब से आई तब से लेकर अब तक वो कामयाब रही, लेकिन वो अपने शौहर की बहुत रिस्पेक्ट करती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि उन औरतों को भी पता चले जो थोड़ी सी नौकरी करके थोड़ा पैसा कमा कर अपने शौहर को डिग्रेड करती रहती हैं, उसको एहसास दिलाती रहती हैं कि तुमने मुझे आज तक क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जो हीरा है वो हमेशा से अपने शौहर की इज्जत करती हैं और हमेशा ये कहती है आज मैं जो कुछ भी हूँ मानी की वजह से हूँ। खैर मानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जो कोई इवेंट वगैरह था, वहाँ पर एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि खान साहब को रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि खान साहब 1000 दिन हो गए हैं उनको सज़ा भुगतते हुए, अब वो ठीक हो गए हैं, बाहर आने दें। ईद पर बड़े बड़े लोगों पर रहम दिली की जाती है, उनको रिहा कर दिया जाता है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि भाई उनको रिहा कर दिया जाए। और बहुत सारे जो हमारे फ़नकार हैं, हालांकि उनको बहुत ज़्यादा ये गवर्नमेंट जो है फ़ंड भी दे रही है, फिल्म के लिए भी फ़ंड दिया जा रहा है, इंडस्ट्री में भी फ़ंड दिया जा रहा है, ड्रामा सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे फ़नकार हर वक्त ये कहते रहते हैं कि खान साहब को रिहा कर दिया जाए। जहाँ इतनी ज़्यादा मोहब्बतें नज़र आ रही हों तो वहाँ पर रहम दिली कर देनी चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ कि उनको रिहा कर दिया जाए। ऑब्वियसली अगर इतनी मोहब्बत, प्यार, ये सब कुछ आवाम की तरफ से नज़र आ रहा है तो फिर सोचा जाना चाहिए इस बारे में। खैर ये खबर अगर आपको अच्छी लगती है और आपकी क्या राय बनती है वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बतानी है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी सज्जल के बारे में। सज्जल को आपको पता है लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल इनका एक ड्रामा भी चल रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। उसमें इनकी एक्टिंग भी बड़ी पसंद की जा रही है। नीम हकीम बनी हुई है, जड़ी बूटियों से इलाज करती जा रही है, लोग ठीक होते जा रहे हैं। एहसन खान है और एक सीन बड़ा कमाल का था जिसमें सज्जल को वो लड़का चाहता है, उससे शादी करना चाहता है और वो ऐसे उसके भाई को उठा लेता है। यार वो बड़ा कमाल का सीन था। खैर बात जो हम कर रहे थे वो ये थी कि भाई सज्जल अली ने अपने बाल कटवा लिए, बिल्कुल छोटे छोटे बाल करवा लिए और लोगों को पसंद आने की बजाय लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू किया। अच्छा ये हुआ क्यों? एक रिवाज सा हमारे मुआशरे में बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसमें उनका जिस्म नज़र आता है। जब उन पर तनकीद की जाती है तो वो ये कहती हैं कि नीचे बॉडी सूट था। जवेरिया साउथ पर जब रमज़ान ट्रांसमिशन में ये तनकीद की गई कि अभी तो आप दुपट्टा शट्टा कर आकर बैठ गए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आपका बाहर एक इवेंट था जिसमें आपकी पूरी बॉडी नज़र आ रही थी, तो उन्होंने कहा वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा थी, मैंने नीचे बॉडी सूट पहना हुआ था, मेरा जिस्म नज़र नहीं आ रहा था। खैर ये तनकीद तो आपने भी देखी होगी। उसके बाद हीरा मानी पर यह तनकीद हुई कि आप स्टेडियम में आ गई कच्छा पहनकर। फिर बाद में मैंने इस वीडियो को बहुत गौर से देखा और इस पर मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने बताया कि उन्होंने नीचे टाइट्स पहनी हुई थी, लेकिन सोचने की बात यह है कि उन्होंने टाइट्स भी उस कलर की क्यों पहनी जिसमें नज़र आए कि आपने कच्छा पहना हुआ है। मतलब ये है कि आप नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से सईफ़ा जब्बार आपने देखा होगा, वो फनकार तो इतनी कोई कामयाब नहीं है और ना ही मैंने उनके कोई बहुत सुपर हिट ड्रामे देखे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर इन रहने का ढंग जानती है। कभी वो बिल्कुल ट्राउज़र लेस, मतलब ऊपर से स्कर्ट पहनकर आ जाती हैं, टांगे बिल्कुल नीचे नंगी, और वो भी लोगों के बीच में। लोगों ने देखा, बड़ी तनकीद की और लोगों को बहुत बुरा लगा। पहले वो जब रोती थी अपने रेस्टोरेंट को लेकर और लोगों के रवैयों को लेकर, आए दिन रो रही होती थी, आए दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो बना रही होती थी, लोगों ने उनकी तरफदारी की, उनका साथ दिया, उनका एहसास किया। लेकिन जब उन्होंने स्कर्ट पहना और बिल्कुल टांगे नंगी लेकर वो पब्लिक में आ गई तो लोगों ने उन पर बड़ी तनकीद की, लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि जिसको हम सपोर्ट करें वो कम से कम एक दायरे में तो रहे, उसकी एक लिमिट तो हो, उसको ये तो पता हो कि हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तानी मुआशरे में। खैर फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने स्कर्ट पहना, स्कर्ट के साथ साथ उन्होंने अपने बाल भी बिल्कुल कटवा दिए, लड़कों की तरह के बाल कटवा दिए।
उन्होंने सोचा कि शायद लोग मेरी तारीफ करेंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन उन पर भी लोगों ने कड़ी तनकीद की। इसी तरह से अब सज्जल ने एक हेयर कट करवाया और शायद सज्जल ने ये सोचा होगा कि उनसे भी लोग मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, लेकिन लोगों ने उन पर तनकीद की। आपको अगर सज्जल का ये हेयर कट अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो रिवाज बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी आपने फ़ाद मुस्तफ़ा को भी देखा होगा। फ़ाद मुस्तफ़ा कहते हैं मैं तो 6ठी क्लास तक मैं कच्चा पहन के जाता रहा भाई, 6th स्टैंडर्ड तक मैंने कच्चा पहना है, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है मैं कच्चा पहन के आ जाता हूँ। भाई कच्चा आप जब टांग पे टांग रख के बैठ रहे थे तो कैमरे वाले ने, कैमरामैन ने आपकी तशरीफ तक दिखा दी, तो फिर जाहिर है लोगों को बुरा लगेगा। साहब आप कैसे आकर बैठ गए हैं भाई, आपको अच्छा फ़ाद मुस्तफ़ा को एक बात समझ नहीं आ रही, मेरे खुद दिमाग में ये बात नहीं आ रही। लोग फ़ाद मुस्तफ़ा को स्टाइलिश देखकर पसंद करते हैं, मतलब जब वो एक प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम में देखा जाता है कि फ़ाद मुस्तफ़ा की ड्रेसिंग ओए 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 कमाल, ग्लासेस कमाल, हेयर स्टाइल कमाल, हर चीज़ कमाल, लेकिन वही फ़ाद मुस्तफ़ा एक प्रोग्राम में आते हैं कच्चा पहन के इंटरव्यू देने लग जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि यार ये क्या, आपको क्या अच्छा नहीं लगता कि लोग आपको एक स्टाइलिश और एक खूबसूरत शख्स के तौर पर पसंद करते हैं और आप उन्हीं लोगों की पसंदीदगी को देखते हुए कच्चा पहन कर आ जाते हैं। नहीं भाई मुझे अच्छा मत कहो, मुझे गालियाँ दो, ये मतलब आपको ये अच्छा लग रहा है। मुझे अगर लोग इस तरह से पसंद कर रहे होते, मैं तो एक ब्लैक पहनता हूँ भाई अपने वेट की वजह से, ये चीज़ों से मैं थोड़ा अच्छा लगूँ, स्मार्ट लगूँ। अगर लोगों को मैं कलरफुल कपड़ों में अच्छा लगूंगा, डिफरेंट शर्ट्स में अच्छा लगूंगा, तो मैं अपनी 70 बेच के भी कपड़े लेके आ सकता भाई, किसी भी तरह से मैं कपड़े लेकर आऊँ, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, मैं तैयार श्यार हुआ हूँ। लेकिन किसी ने नहीं लिखते हैं, थैंक यू सो मच, ये ना लिखते भी हैं आप लोग। जब भी मैं डिफरेंट कलर पहन कर आता हूँ लोग लिखते हैं कि आपने बड़ा अच्छा कलर पहना है। तो मैं ये सोचता हूँ कि फ़ाद मुस्तफ़ा ये बात जानते हुए कि लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, उसके बावजूद वो नंगे होकर आ गए यार, हैरत की बात है। तो मैं ये कह रहा था कि ये रिवाज जो बढ़ते जा रहे हैं ना इस तरह से, भाई कच्चा पहन कर और इस तरह की ड्रेसिंग करके, अभी आप उनको ही देख लें, दाना नीर मुबीन को, वो यूके गई हुई थी और यूके में उन्होंने अपना टाइट्स पहनी, लेकिन टाइट्स ऊपर से ब्लैक थी, नीचे स्किन नज़र आ रही थी। फिर क्या हुआ, जब लोगों ने कहा कि दाना नीर मुबीन हमेशा कहती थी कि मैं अपने फादर की रिस्पेक्ट करूँगी, उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखूँगी, मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मैंने उन्हें कहा कि बाबा आपको कभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। आज दाना नीर मुबीन के पास एक फिल्म क्या आई, थोड़े पैसे क्या आए, वो भी बिल्कुल ऐसी नंगी हो गई। फिर बाद में उन्होंने बताया कि मेरी टाइट्स का जो कलर था वो ऐसा था, ऊपर से ब्लैक नीचे से स्किन कलर था। तो सोचने की बात यह है कि जब आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो फिर क्या ज़रूरत है पहनने की। भाई ये तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ना कि आखिर ज़रूरत क्या है, क्या वजह है। अच्छा खैर, इसके साथ साथ एक और ख़बर है जिस पर लोग बहुत नाराज़ भी हैं, लोगों को खुशी बिल्कुल नहीं हुई। शाहिद आफरीदी को सिद्धार्थी अवार्ड मिला है भाई, मतलब वो जो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान के हवाले से बहुत कुछ किया, उसको देखते हुए उनको एक अवार्ड मिला जिस पर लोगों को बिल्कुल खुशी नहीं हुई। अब खुशी क्यों नहीं हुई, हालांकि उन्होंने ठीक है बहुत सारी जगहों पर वो अंडे पर आउट होते रहे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उनसे बहुत मोहब्बत की, उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी लगाए और ऐसी ऐसी जगह पर छक्के मारे और इतने बड़े बड़े लंबे छक्के मारे कि लोग उनसे मोहब्बत करते थे। बूम बूम आफरीदी, हमेशा वो लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन क्या है कि वो खान साहब के खिलाफ बोलते रहे, खान साहब के खिलाफ बोलते रहे और बोलते रहे इतना बोले कि लोग उनके खिलाफ हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब उनको ये अवार्ड मिला तो लोगों को इसलिए खुशी नहीं हुई। दूसरी तरफ जाहिद अहमद को मिला, हमारे जो एक एक्टर हैं, बड़े अच्छे कमाल के एक्टर हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, और लास्ट टाइम आपको पता है एक कंट्रोवर्सी में वो फंस गए थे जब अहमद अली भट्ट के प्रोग्राम में वो आए और उन्होंने कहा कि ये जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सब जहन्नमी हैं। फिर जाहिर है लोग उनके पर्सनल हो गए कि आप अगर ये वाली फिल्म करें, ये वाला सीन करें तो आप जन्नत में जाएंगे, और इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हैं, वो सब जहन्नुम में जाएंगे। क्यों भाई, आप ये सारे सीन करें वो जायज़ है, हम ये करें तो नाजायज़ है, हम सारे जहन्नुमी और आप जन्नती। भाई एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी, बहुत बड़ी लड़ाई बनी। उसके बाद जो है जब उन्होंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा मुझे बुरा भला कह रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक वजाहती वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा जो मकसद था वो ये नहीं था, मैंने ये कहा था कि
जिसने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हैं, मेरा मकसद उनको कहना था कि ये सारे जहन्नमी हैं। अब जाहिर है कि कहा तो उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को ही था, लेकिन बाद में उन्होंने फिर चेंज किया कि लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स की तादाद लातादाद हो चुकी है। तो फिर जब देखा गया कि लातादाद लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये बयान दिया। खैर, वैसे अगर उनकी एक्टिंग के हवाले से बात की जाए तो एक्टिंग वो बड़ी अच्छी करते, और अपने यूट्यूब चैनल पर वो पहले बहुत अच्छी ज़बरदस्त अहादीस के साथ कुछ ऐसी वीडियोस बनाते थे जिसे देखकर कुछ सीखने को मिलता था। खैर, फिर काफ़ी अरसे से वो बहुत कम ड्रामों में आते हैं, और इसके बारे में वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैं इसलिए कम ड्रामों में आता हूँ क्योंकि मैं किसी से काम नहीं मांगता, ना मैं किसी से मिलने चाहता हूँ, ना ही मैं किसी के आगे रिक्वेस्ट करता हूँ। बस मैं अपने अल्लाह से मांगता हूँ और फिर मेरा अल्लाह मुझे रिस्क दे देता है। खैर, इनको अवार्ड मिला और भी बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन ये जो दो लोग हैं, इनमें से जाहिद अहमद को पसंद किया गया, शाहिद अफरीदी को पसंद नहीं किया गया। वजह क्या है वो मैंने आपको बता दी है। आपको क्या लगता है कि शाहिद अफरीदी को अवार्ड मिलने पर आप खुश हैं या नहीं? खैर, इसके साथ साथ हदीका कियानी को भी इस अवार्ड से नवाजा गया, और हदीका कियानी कहती हैं कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि आज से 20 साल पहले मुझे सितारा इम्तियाज दिया गया था, और एक बार फिर मुझे 20 साल बाद अच्छा हदीका कियानी को मिलने पर लोग बहुत खुश हुए। इसलिए आपको पता है कि मुल्क में जब भी कोई आफत, परेशानी, मुश्किल, तकलीफ आती है तो हदीका कियानी बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करती है, और इन्होंने बहुत मदद की, बहुत हेल्प की। और मैं हैरान था कि ये खुद जाकर लोगों के लिए रज़ाइयाँ ख़रीद रही है, होलसेल मार्केट में जाकर सामान ख़रीद रही हैं, खुद कश्तियों में बैठकर सैलाब ज़दगान के घर जाकर मुश्किल हालात में सफ़र करके, तकलीफ़ बर्दाश्त करके, पैसा जमा करके, अपना पैसा लगाकर लोगों की मदद की। और मैं ये समझता हूँ कि ये हदीका कियानी का बहुत बड़ा कारनामा था। मतलब अपने कैरियर की फ़िक्र किए बगैर, अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र किए बगैर उन्होंने उन लोगों की फ़िक्र की जिनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आई हुई थी, आफत आई हुई थी, सैलाब से उनके घर बर्बाद हो चुके थे। सॉरी, मैं जो हिचकी लग गई है। खैर, हदीका कियानी को अवार्ड मिलना चाहिए था और मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन हदीका कियानी की ज़िंदगी के बारे में अगर बात की जाए तो हदीका कियानी ने एक शख्स से शादी की, उनको बहुत उनसे मोहब्बत भी थी। वो शख्स ये चाहता था कि हदीका कियानी को अपने साथ लेकर बाहर चले जाएं, क्योंकि वो बाहर ही रहते थे, आई थिंक इंग्लैंड, कनाडा, कहीं भी रहते थे। लेकिन हदीका कियानी ने उनके साथ जाने की बजाय अपनी वालदा की खिदमत करने को तरजीह दी। वो कहती हैं कि अगर मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो मेरी वालदा की खिदमत कौन करेगा? वालदा जो है वो बेड पे थी, बीमार थी, तो वो उनको छोड़ कर नहीं गई। उस शख्स ने इनको छोड़ दिया, और हदीका कियानी ने इस पर बुरा भी नहीं मनाया, सब्र किया और अपनी वालदा की खिदमत की। और अब तो खैर उनकी वालदा की भी वफ़ात होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी कुर्बानी है अपनी वालदा के लिए सब कुछ छोड़ देना, दाव पे लगा देना। और इन्होंने एक बच्चा जो अभी इनका बेटा है वो भी इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, और उसको भी उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, उसको निखारा। और आज वो चाहती थी कि मेरा जो बेटा है उसको मैं बाप का नाम दे सकूं, तब मैंने शादी की थी। लेकिन ना वो मकसद पूरा हो सका, और ना मैं उस शख्स के साथ कहीं जा सकी, रह सकी। मतलब ये है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अच्छा सोच कर किया, लेकिन वो शख्स, ज़ाहिर है उनको भी ज़रूरत थी अपनी बीवी के साथ रहने की, उसके साथ टाइम गुजारने की, लेकिन हदीका कियानी भी अपनी वालदा की वजह से नहीं जा पाई। इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, बात करेंगे आखिरी खबर के बारे में, जो कि है पिंकी के बारे में। आप सबको पता है पिंकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है, एक बहुत बड़ी मंशियात फरोश, जिसका एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े बड़े ऑफिसर आए ये ख्वाब देखकर, जिन्होंने कहा था कि मैं पिंकी को हथकड़ियाँ लगाऊंगा, मैं पिंकी को अरेस्ट करूंगा। फिर वो रिटायर हो गए, कोई मरने तक पहुंच गए, मतलब उनकी टांगें कब्र में पहुंच गई। और फिर वो मुझे फ़ोन किया करते थे कि यार मैं जब आया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें हथकड़ियाँ लगाकर जेल में डालूंगा, लेकिन पिंकी का ये वॉइस मैसेज था कि मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भाई, ये बात देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई जब उनको जेल लाया गया और उनके हाथ पर हथकड़ी नहीं थी। वो ऐसी आई कि भाई देखकर बंदा हैरान हो जाता है, अपने कानून को देखकर, इदारों को देखकर परेशान हो जाता है कि एक वो खातून जिसने मंशियात से पता नहीं कितने नौजवानों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी, आखिर कौन है उसके पीछे जिसकी वजह से उसको हथकड़ियाँ न लग सकी, जो ऐसे दंदनाती भी आई, ऐसे रोबदार तरीके से आई कि उसके साथ ना कोई लेडी पुलिस, ना मतलब बड़े से बड़ा ऑफिसर भी उससे दूर खड़ा हो रहा था।
क्या खौफ था, कौन है वो भाई? एक तरफ छोटी सी चोरी करने वाला मजबूर शख्स, एक छोटा सा कर्जदार बंदा जिसे थोड़ा सा कर्ज देना था अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उसको हथकड़ी लगाई जाती है। पुलिस वाले कहते हैं इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये जिंदगी भर दोबारा चोरी नहीं करेगा। और एक खातून आती है, ना दुपट्टा ना कुछ, उसकी बॉडी जिस तरह की थी वो आप सबने देखा, वॉक देखी, सारा कुछ देखा। कोई शख्स उस पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था। उसको एक कराची के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसने मैसेज किया अपने दोस्त को कि अब सब कुछ तुम संभालोगे, तुम ही सबको ट्रांसफ़र करोगे। और ये भी कहा जाता है भाई, मैंने चैनल्स पर सुना, ARY पर सुना, बहुत सारे चैनल्स पर सुना कि भाई उसकी पहुंच जो है वो बड़े बड़े सियासतदानों तक है, उन तक वो माल पहुंचाती थी। भाई ये चीज़ें देखकर मैं हैरान हूँ भाई, फिर कैसे ख़त्म होगा ये सब कुछ? आप मुझे ये एक बात मुझे बताएं, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो ये जानते होंगे, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जो ये जानती होंगी, हमारी गली से अगले घर के पास जाकर, दूसरे घर के पास जाकर ये मंशियात फरोश है, वहाँ पर सरेआम बेच रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कौन से जाके कौन से किस सोसाइटी में, कौन से फ्लैट पर जाकर हमें ये सब कुछ मिल जाएगा। अगर एक आम शख्स को पता है तो क्या पुलिस वालों को नहीं पता कि कहाँ से क्या कुछ मिलता है? सबको पता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पकड़ा क्यों नहीं जाता? पकड़ने वो लोग क्यों होते हैं जो छोटे से गुनहगार होते हैं, जिन्होंने छोटा सा गुनाह किया होता है, जिनके बच्चे भूखे मर रहे होते हैं, जिनका 2000 का चालान होता है, वो पुलिस वालों से लड़ पड़ते हैं। पुलिस वाले उनको रोड पर मारते हैं, थाने में मारते हैं, कचहरी में मारते हैं और जाकर अपनी चौकी पर मारते हैं। मार मार कर उस बेचारे का सत्यानाश कर देते हैं। भाई इतने ही दिलेर हो तो इसको मारो, ऐसे लोगों को मारो, ऐसे लोगों को पकड़ो, तब समझ में आती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मारा उनको जाता है जो मजलूम होते हैं, जो अपने हालात से तंग आकर किसी से कहते हैं या मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं, क्या करूं? लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मजलूम की कौन सुनता है? ताकतवर आदमी किसी बड़े अफसर का गिरबान पकड़ लेता, कुछ भी नहीं होता, सुलह हो जाती है और दोबारा टीवी पर भी खबर नहीं आती। लेकिन एक मजलूम आदमी जो सारा दिन बाइकिया चलाकर 700 रुपया कमाता है, 2000 का चालान करवाता है, तंग आकर पुलिस से पूछता है कि तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है, और यहाँ से बहस शुरू होती है और वो पुलिस वाले मिलकर उसको मारते हैं। इतना मारते हैं जैसे आपने पता नहीं कोई गद्दार पकड़ लिया। यार अगर इतनी गैरत है, इतने ही दिलेर हो तो भाई इनको पकड़कर मारो ना, मारो, हम देखें, हमें मज़ा आए कि यार इतने लोगों के बच्चों की और बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने वालों को पकड़कर मारो। मैं पता चले इसको हथकड़ियाँ लगी होती, पिंकी को ऐसे लेकर आ रहे होते तो समझ में आती। अब कसूर पिंकी का नहीं है, कसूर उन लोगों का है जिन लोगों ने पिंकी को आगे खड़ा किया है। जब पिंकी पैदा हुई होगी तो उसको थोड़ी पता होगा कि मैं बड़ी होकर इतनी बड़ी स्मगलर बनूंगी, इतनी बड़ी वो मंशियात फरोश बनूंगी, उसको तो नहीं पता था। पिंकी को बनाया किसने? पिंकी यहाँ तक पहुंची कैसे कि वो धड़ल्ले से कहती है कि मुझे गिरफ्तार करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। ख्वाब लेकर आते हैं, ख्वाब लेकर चले जाते हैं, कोई नहीं कर पाता। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ क्योंकि मैं रोड पर बहुत सारे ऐसे वाक़यात और किस्से देखता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि यार जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं बोलूँगा और कहूँगा ये ट्रैफिक वालों को, ये पुलिस वालों को, जिनकी आप छोटे छोटे चोरों की थाने में चीखें निकलवा रहे होते हैं ना, उनके नाखून तक खींच के निकाल देते हैं, कभी बड़े किसी मगरमच्छ पर हाथ डालकर उसका ये हाल करके दिखाएं, फिर समझ में आता है कि कानून इंसाफ करता है। और जब इंसाफ होगा तो फिर जाहिर है ना गुर्बत रहेगी, ना परेशानियाँ होंगी, ना तकलीफ़ें होंगी। उम्मीद है कि मेरी बातें इनको आप लोगों ने पॉजिटिवली समझा होगा। बाकी अल्लाह ताला हम सब पर रहम व करम करे और हम सब पर हमारे मुल्क पर अपना रहम करे, हमारे मुल्क के लोगों पर रहम करे और फ़लस्तीन के बच्चों पर रहम करे। वीडियोस देखी, कल रात पूरी नींद नहीं आई यार। फ़लस्तीन के बच्चों को देख रहा था तो रोना आ रहा था यार। कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है। आप भी दुआ किया करें, उन बच्चों को देखें तो रो कर अपने रब के आगे दुआ किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।